हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक आप सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एवरीडे अलर्ट पाठशाला में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के विज्ञान विषय को, जो कि हमारा तीसरा प्रश्न पत्र है। तो इसके हम लोग 2024 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है ही है कि किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितना मैटर करते हैं। ठीक है, यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से सत्य फल कौन सा है। तो सत्य फल कौन सा है? काजू, सेब, आम, अनानास। तो हमारा जो सत्य फल हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इसका आम। आम क्या है? हमारा एक सत्य फल है। सत्य फल क्या है आइए देखते हैं। सत्य फल निषेचन के बाद अंडाशय से विकसित होने वाला एक फल होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है। ठीक है, कि सत्य फल क्या है? सत्य फल निषेचन के बाद अंडाशय से विकसित होने वाला एक फल है। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि जो सत्य फल है कीवी हो गया, प्लम हो गया, नाशपाती हो गया, तरबूज हो गया, संतरा और अंगूर। ये सारे के सारे क्या है? सत्य फल है। सत्य फल क्या होता है? निषेचन के बाद अंडाशय से विकसित होने वाले फल होते हैं। ठीक है, और जो हमारा काजू हो गया, सेब हो गया, अनानास हो गया, ये सारे के सारे क्या है? असत्य फल है। ठीक है, दही से मक्खन को पृथक करने की विधि क्या होती है? तो दही से मक्खन जो पृथक करने की विधि होती है उसे हम क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपर्तन? नहीं। बाष्पन? नहीं। निस्पंदन? नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा अपकेंद्रण। ठीक है, दही से मक्खन को अलग करने की जो विधि होती है वो क्या होती है? अपकेंद्रण। जैसे आपने घरों में देखा होगा, आपकी माता जी जब भी आपको मट्ठा फेरती हैं तो फिर क्या करती हैं? वो उसे हम जो बोलते हैं वो अपकेंद्रण ही बोलते हैं, मथनी के द्वारा जो होता है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पौधों की कलम लगाना एक प्रकार का जनन है। तो कैसा जनन है? अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, अनिषेचन जनन, कायिक जनन। तो पौधों की कलम लगाना एक प्रकार का हमारा जनन है। तो कैसा जनन है? कायिक जनन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा कायिक जनन। क्यों? जो कायिक जनन क्या होता है कि पौधे का जनन जो जन्म है बीज से ना होकर उसके किसी अन्य भाग से हो। जैसे कि पौधे की कलम लगाना, तो क्या है जो नए पौधे का जन्म होगा कलम लगाने से वो उसके बीज से नहीं होगा, वो उसकी एक तना से होगा। ठीक है, तो यही होता है कायिक जनन। यदि आपको कायिक जनन नहीं दिया होता तो फिर आप अलैंगिक जनन को टिक कर सकते थे। यदि आपको कायिक जनन दिया हुआ है तो फिर आप इसको ही प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है न्यूटन के गति के नियम के प्रतिपादक कौन है? न्यूटन, आइंस्टीन, कोपरनिकस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा न्यूटन। गति के नियम का प्रतिपादक कौन है? तो वो न्यूटन है। ठीक है, न्यूटन ने 3 नियम दिए थे गति के। पहला नियम था जड़त्व का नियम, दूसरा हम कह सकते हैं उसे संवेग संरक्षण का नियम, और तीसरा क्या नियम है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातक नहीं है? नौसादर, आयोडीन, कपूर, नमक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा नमक। नमक क्या है? हमारा ऊर्ध्वपातक नहीं है। ठीक है, बाकी के क्या है? नौसादर है, कपूर है, आयोडीन है, ये ऊर्ध्वपातक है। आइए समझते हैं ऊर्ध्वपातक क्या होता है। तो ऊर्ध्वपातक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको गर्म करने पर द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। जैसे कि आपका कपूर है। ठीक है, आप इसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे तो क्या है? द्रव अवस्था में बदलेगा? द्रव अवस्था में नहीं बदलेगा, ये क्या सीधा गैसीय अवस्था में बदल जाएगा। ठीक है, जबकि नमक है हमारा, सबसे पहले क्या होगा? द्रव अवस्था में बदलेगा, फिर गैसीय अवस्था में बदलेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो है ऊर्ध्वपातक नहीं है। तो कौन सा है? नमक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमारा जो कि ये हरे पौधों को स्वपोषी एवं जंतुओं को परपोषी क्यों कहा जाता है? तो हरे पौधों को स्वपोषी एवं जंतुओं को परपोषी इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और जंतु दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, हरे पौधे क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन ये क्या जंतु क्या है? किसी न किसी पर निर्भर होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग
अगला क्वेश्चन है जड़त्व का नियम। अभी हम लोगों ने देखा था कि जड़त्व का नियम किसने दिया था, तो न्यूटन ने दिया था, ठीक है। तो ये हमारा उनका गति का प्रथम नियम है। तो यदि कोई पिंड, इन्होंने इसमें बताया है कि यदि कोई पिंड स्थिर है, वह स्थिर ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई भी बाहरी बल नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। इन्होंने इसमें ये बताया, ये हमारा क्या है, जड़त्व का नियम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आसवन से आप क्या समझते हैं। तो आसवन विधि देखते हैं, आसवन विधि क्या है। आसवन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी तरल पदार्थ को अन्य यौगिक से अलग करने के लिए उसका बाष्पीकरण किया जाता है। इसमें क्या होता है, आसवन एक ऐसी प्रक्रिया होती है इसमें तरल पदार्थ को अन्य यौगिक से अलग करने के लिए उसका बाष्पीकरण कराया जाता है। इतनी परिभाषा बहुत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा घर्षण बल क्या होता है। तो घर्षण बल क्या होता है, जब दो तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्श गति का विरोध किया जाता है तो घर्षण बल कहलाता है, ठीक है। जैसे कि रोड पे आप साइकिल चला रहे हैं, तो क्या है, साइकिल को आप खींच रहे हैं, जो रोड है ना वो घर्षण बल यानी अपोजिट बल लगा रहा है, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, घर्षण बल कहेंगे। घर्षण बल दो प्रकार का होता है, स्थैतिक घर्षण और गतिज घर्षण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। तो ऊर्ध्वपातन कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदले बिना सीधे गैस में बदलता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे कपूर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, ठीक है, नौसादर हो गया, सब क्या है, ऊर्ध्वपातन है। अनुकूलन क्या होता है। तो अनुकूलन का मतलब है किसी जीव की संरचना या व्यवहार में होने वाले वे बदलाव जो उसे अपने वातावरण में जीवित रहने और प्रजनन करने में मदद करते हैं, ठीक है। इतना बहुत है। कुछ उदाहरण है, जैसे कि जिराफ की गर्दन लंबी होती है जिससे उसे पेड़ों की ऊपर में भोजन मिल पाता है। जैसे कि क्या होता है, आपने देखा होगा ऊँट होते हैं, उनके जो पैर होते हैं वो गद्दी नुमा होते हैं। इससे क्या होता है, वो रेगिस्तान की जो भूमि होती है ना, रेत होता है, उसमें उनको चलने में मदद करता है, ठीक है। तो क्या है, उनका अनुकूलित अंग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक सरल पत्ती का नामांकित चित्र बनाइए। तो सरल पत्ती क्या है, सरल पत्ती में क्या क्या होता है। सरल पत्ती में क्या होता है, पर्णाधार होता है, ठीक है, जिससे वो पत्ती हमारे या फिर पर्णबंध जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। पर्णकोर होता है, साइड को पर्णकोर बोलते हैं। सबसे ऊपर जो सिरा होता है उसे हम पर्णशिखर बोलते हैं। ये क्या होती है, ये मध्य शिराएँ होती हैं, ठीक है, इन्हें मध्य शिराएँ बोलते हैं। और ये जो निकली हुई होती है पश्च शिराएँ होती है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, आपको नामांकित चित्र बनाया तो आप कुछ तो परिभाषा लिखेंगे ना। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि पत्तियाँ दो प्रकार की होती हैं, सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती। हमसे क्या पूछा गया, सरल पत्ती। तो सब सरल पत्ती के बारे में जान लेते हैं कि सरल पत्ती क्या होती है। इस थ्योरी को हम लोग वर्कआउट करते हैं, ठीक है। आप ध्यान से सुनिएगा। जब पर्णफलक कटा फटा न होकर पूर्ण रूप से फैला हुआ होता है तथा जिसमें एक ही पर्णफलक होता है, सरल पत्तियाँ कहलाती है। जैसे आम हो गया, अमरूद हो गया, ठीक है, नाशपाती है, पपीता है, तो इन सब में क्या है, सरल पत्ती होती है, ठीक है। संयुक्त पत्ती क्या होती है, जैसे कि एक ये हमारा क्या हो गया, तो इसमें क्या पत्ती कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। नाम से ही आपको पता चल रहा है संयुक्त मतलब अलग अलग, ठीक है। कुछ इस तरीके से छुई मुई का जो पौधा होता है आपने देखा होगा, तो उसमें कुछ पत्तियाँ इस प्रकार की होती हैं जिसे हम संयुक्त पत्ती बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बल को परिभाषित करते हुए उनके प्रकार लिखिए। तो बल की परिभाषा, बल क्या है, एक अदिश राशि है, ठीक है, जिसे वस्तु पर लगने के वाले धक्के या खिंचाव के रूप में वर्णित किया जाता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि बल वह कारक है जो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला सकता है, ठीक है। तो सिंपल सी इसकी परिभाषा हो गई। इसको कुछ क्या हमसे प्रकार पूछेगा तो प्रकार को देख लेते हैं। इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है, ठीक है। बल के प्रकार क्या है, बल कई प्रकार से होते हैं, मुख्य कुछ प्रकार वो दिए हुए हैं। पेशीय बल हो गया, यांत्रिक बल हो गया, घर्षण बल हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल और चुंबकीय बल, ठीक है। ये हमारे बल हो गए। अगला क्वेश्चन है ठोस द्रव व गैस में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ठोस क्या होते हैं, इनका आकार एवं आयतन निश्चित होता है, ठीक है। द्रव में क्या होता है, इनका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। जैसे कि आपके पास
एक गिलास है, उसमें आप पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो क्या है, आपके पास जो आयतन है वो तो निश्चित है कि हाँ एक गिलास पानी है। जैसे ही आपको उसको कटोरे में पानी को डालेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, पानी तब भी एक गिलास ही रहेगा उसमें, लेकिन जो उसका आकार है ना वो अनिश्चित हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा, ठीक, उससे डिफरेंट हो जाएगा। तो यही हमसे बोला गया है। लेकिन गैसों में क्या होता है, इसमें ना तो इनका आकार निश्चित होता है और ना ही इनका आयतन निश्चित होता है, ठीक है। ये तो हमारे गैस के हो गए गुण। अगले पॉइंट को देख लेते हैं। इसी में क्या है कि ठोस पदार्थ में अणुओं की व्यवस्था नियमित या अनियमित हो सकती है, लेकिन द्रव पदार्थ में क्या होता है, अणु यादृच्छिक रूप से व्यवस्थित होते हैं। ठोस में क्या होता है, इनमें आकर्षण बल अधिक होता है, तो इसके लिए इनके जो अणु होते हैं वो एकदम पास पास चिपके हुए होते हैं। लेकिन द्रव में क्या होता है, ठोस की अपेक्षा इसमें क्या होता है, आकर्षण बल थोड़ा कम होता है, तो इनके जो अणु होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं। और गैस में क्या हो जाएगा, एकदम दूर दूर होंगे, ठीक है, इनमें कोई भी आकर्षण बल नहीं होता है, ठीक है, ना के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है स्वपरागण तथा परपरागण में क्या अंतर, स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे स्वपरागण, ठीक है, स्वपरागण के बारे में लिख लेंगे, ठीक है। तो स्वपरागण क्या होता है, आप सभी ध्यान से सुनिएगा और मैं इसके जो भी डिफरेंसेस दिए इनको बाय गॉड करता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो स्वपरागण आप इसको ध्यान से सुनिएगा, जब पुष्प के परागकण उसी पुष्प के मादा भाग के वर्तिकाग्र तक पहुँच जाते हैं, ठीक है, तो इस प्रक्रिया को स्वपरागण कहते हैं। परपरागण जैसे कि इसके उदाहरण हो गए मूंगफली हो गया, सदाबहार हो गया, गुल मेहंदी हो गया, ठीक है। लेकिन परपरागण में क्या होता है कि जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं तो इस प्रक्रिया को परपरागण कहा जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, स्वपरागण में आनुवंशिक एकरूपता बढ़ती है जबकि परपरागण में आनुवंशिक भिन्नता बढ़ती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मिश्रण को परिभाषित कीजिए और इनके गुणों को संक्षेप में लिखिए। तो मिश्रण जब दो या दो से अधिक यौगिकों या तत्वों को आपस में मिलाया जाता है और जो पदार्थ बनता है, ठीक है, मिश्रण कहलाता है। इसमें जो इनका रेशियो होता है वो अनिश्चित होता है, ठीक है। जैसे कि कुछ गुण दिए हुए, मिश्रण में पदार्थ रासायनिक रूप से नहीं जुड़ते हैं, मिश्रण के घटक अपनी पहचान और गुण बनाए रखते हैं, मिश्रण के पदार्थों का अनुपात अनिश्चित होता है, मिश्रण के मौजूद पदार्थों की विशेषताएं मिश्रण के क्वथनांक और गलनांक पर निर्धारित करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि घूर्णन गति किसे कहते हैं। तो जब कोई वस्तु किसी स्थिर अक्ष के चारों ओर घूमती है तो इसे घूर्णन गति कहते हैं। उदाहरण, पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना, बिजली के पंखे की गति क्या घूर्णन गति है, ठीक है। जैसे कुम्हार के चक्के की गति, कोल्हू के बैल की गति, साइकिल के पहिए की गति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है कि मुकुलन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो मुकुलन क्या होता है, एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसे हम इंग्लिश में वर्डिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यह एक प्रक्रिया बहुकोशिकीय जीवों में होती है। यह प्रक्रिया क्या हमारी बहुकोशिकीय जीवों में होती है। इस प्रक्रिया में जनक के शरीर पर एक अंकुरित भाग होता है जिसे हम बड बोलते हैं, फिर बल्ब की तरह संरचना होती है, विकसित होने लगती है तथा निश्चित समय पश्चात अलग होकर एक पूर्ण जीव के रूप में जीवन निर्वाह करने लगता है, मुकुलन कहलाता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि मान लीजिए ये है, ठीक है, कोई जीव है, इसके शरीर पे क्या है, एक बड से निकलने लगती धीरे धीरे, और ये बड क्या है, एक बड़ा रूप धारण कर लेती है, ठीक है। फिर क्या होता है, कुछ निश्चित समय के बाद ये इससे अलग हो जाती है और एक अलग जीव के रूप में अपना निर्वाह करने लगती है, ठीक है। तो क्या होता है, मुकुलन होता है, जिसे हम इंग्लिश में बडिंग बोलते हैं, ठीक है। ईस्ट हो गया और हाइड्रा हो गया, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी रही, और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।